and I'm sure it's going to be a ride filled with wisdom, filled with creativity, filled with fun, and obviously a lots of inspiration and learning. To start with the very first session, the title is Precious Water, Scarce Water. And for this very first iconic session, we have among us Mr. Rajendra Singh Ji and Mr. Sanjay Shukla Ji. Please, a huge round of applause, everyone. Rajendra Singh Ji will be in conversation with Mr. Sanjay Shukla Ji. And before we start, let me just brief you about these two gentlemen. Mr. Rajendra Singh is an Indian water conservationist and environmentalist from Alwar district, Rajasthan in India. Also known as the Waterman of India. I think that calls for an applause. The Waterman of India. He won the Magsaysay Award in 2001 and Stockholm Water Prize in 2015. He runs an NGO called Tarun Bharat Sangh, which was founded in 1975, a long time back indeed. And we have Mr. Sanjay Shukla sir as a discussant. He's a senior IAS officer and the principal secretary of Public Health Engineering Departments and Public Relations. I would request these two gentlemen to please take their seats on the stage, and we would like to welcome them with again a huge round of applause. Check. भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल में पानी के बारे में बात करने के लिए आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ मुझे भी यहाँ बैठने का अवसर मिला है। मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता और गर्व का विषय है ये। और किस प्रकार से समाज, लोग और सरकारी व्यवस्था पूरी मिल करके पानी के लिए काम कर सकते हैं, इसके आसपास हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने की। इसमें मैं राजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इसको एक लोगों को इस विषय के आसपास लाने के लिए और पूरे चिंतन को इस विषय पर केंद्रित करने के लिए और कुछ पॉइंट्स रखें और कुछ कहें। इसके बाद फिर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश भगवान का लाडला बेटा है, इसलिए पानी सबको पीने को मिल जाता है, तो ज़्यादा चिंता विंता है नहीं। पर लाडले बेटे जब बिगड़ जाते हैं बेहद साहब, फिर ठीक करना मुश्किल होता है। आप सब जानते हैं कि ये वर्ष 2019 और अब तो 20 हो गया, इसमें 365 जिले बेपानी हैं और 190 जिले बाढ़ में डूबे। आजादी के बाद हमने जो पूरी यात्रा की उसको यदि थोड़ा सा एक नजर में देखें तो 1957 की पहली प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में 232 गांव ऐसे थे जिनके पास अपना पानी नहीं था, जिसको नो सोर्स टाइटल में थे। अभी तो लाखों गांव पूरे देश में तो करीब 2.5 लाख गांव ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित पानी नहीं है। पीने का पानी है लेकिन पीने के लायक नहीं है, पॉल्यूटेड है, इंडस्ट्री ने पॉल्यूट किया। और ये डेटा, पानी पे काम तो बहुत किया हमने आजादी के बाद, लेकिन ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो शिक्षा है, उस शिक्षा ने हमें इस प्रकृति से केवल लेना सिखाया। ये प्रकृति लेने और देने का हिसाब किताब रखती है, ये शायद हमारी आधुनिक शिक्षा का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये अंदाज नहीं है कि हमें धरती से कितना लेना चाहिए और कितना देना चाहिए।
तो वो जो हमारे जीवन का अनुशासन है, उसके कारण ये हमारी यात्रा, हमारा पानी का कष्ट बढ़ता जा रहा है। पर फिर भी हम दुनिया में यूरोप को छोड़ के अफ्रीका और यदि सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को देखें तो उनके मुकाबले हमारी हालत ठीक है। अभी हम लाचार, बेकार और बीमार होकर, बेपानी होकर उजड़े नहीं हैं। अभी केवल गांव से शहर तक आए हैं। गांव में जब बेपानी होकर लोग उजड़ते हैं तो शहर में आके पानी मिल ही जाता है। तो अभी हमारा उजाड़ गांव से शहर तक है। लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ दें, अभी यदि सेंट्रल वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका को देखें तो 40 देशों की हालत ऐसी है जिनमें से लोग बेपानी होकर उजड़ रहे हैं और अपने देश की बाउंड्री छोड़ के जा रहे हैं, और उनको बाहर जो टाइटल मिला है वो मिला है क्लाइमेटिक रिफ्यूजी। फॉर्चुनेटली अभी इंडियंस को ये टाइटल नहीं मिला है। अभी इंडियंस को केवल कहा जाता है ये तो इकोनॉमिक रिफ्यूजी है, पैसे वैसे कमाने के लिए आए हैं। तो हमें ये, मैं 10-12 दिन पहले बात कर रहा था अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी और मिनिस्टर दोनों के साथ, तो मुझसे कहने लगे भाई साहब अभी इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंसी है। तो मैंने उनसे पूछा कि इमरजेंसी कब लगने वाली है भाई पानी की, तो उनके पास जवाब नहीं था, चुप हो गए। और मैंने कहा इमरजेंसी का कितने दिन इंतजार करोगे, फिर भी चुप हो गए। मैंने भी मुस्कुरा, फिर भी मैंने मुस्कुरा के छोड़ दिया, मैंने क्यों ज्यादा पूछना था। तो हमारी सरकारों में अभी इमरजेंसी की इंतजार है, अर्जेंसी पे काम करने का इरादा नहीं है। इसलिए यदि मोटे तौर पर हम ये देखें कि ये जो हमारी हालत खराब हुई है, इस हालत को यदि थोड़ा नजरिया देखें, दुनिया को भी छोड़ दें, केवल भारत को देखें, तो ये 365 जिले और 190 जिले, ये मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। और ये भी मेरी स्लाइड नहीं है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्लाइड है। 72% आज भारत में ओवरड्राफ्ट हो गया। हमारी सरकारें बहुत सारे पंप पानी निकालने के लगाती जा रही हैं, लेकिन आपके पास पानी की क्राइसिस और दिल्ली के आसपास और ज्यादा है। दिल्ली के पास 4 शहर हैं, चारों के चारों ओवरड्राफ्ट हो रहे हैं, फरीदाबाद, मेरठ, दिल्ली और गुड़गांव। तो ये जो हमारी हालत खराब हो रही है, इस हालत को खराब करने में जो सबसे बड़ी गलती हमसे ये हुई कि हमने इंजीनियरों को और जियो हाइड्रो साइंटिस्ट को कभी एक साथ नहीं बैठाया। इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग चलाता रहा और जियो हाइड्रो साइंटिस्ट को तनख्वाह मिलती थी, इसलिए वो रेस्पेक्टफुल्ली अपने टाइम पे जाता था और टाइम पे आ जाता था। दोनों ने मिलकर क्या कर सकते हैं ये कभी प्लान किया नहीं। चूंकि इंजीनियर के हाथ में पैसा और पावर थी, इसलिए उसको जरूरत नहीं थी कि उसका प्रोजेक्ट रोक देगा ये साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट को इतनी पावर नहीं दी थी। तो इसलिए दोनों अपनी मस्ती में रहे, और उसका कारण ये हुआ कि इंडिया के एक्यूफर्ट्स का इन दोनों को पता है ठीक से। दोस्तों, यदि आप ये समझने की कोशिश करें कि आपका आरबीआई में बहुत पैसा है और आरबीआई से आप आगे जा सकते हैं, तो आरबीआई आपका बैंक नहीं है। बैंक तो ये है, ये एक हमारी छोटी सी नदी है, शरद बहर जी देख के आए थे तब, वो बिल्कुल सूखी और मरी थी। हमने केवल इस धरती के एक्यूफर्स को समझकर उसके ऊपर वाटर बॉडी बनाई, और वाटर बॉडी ने इन एक्यूफर को रिचार्ज किया, वाटर लेवल ऊपर आया और नदी बहने लगी। यदि आप नदियों को बहना और पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो भारतीय ज्ञान तंत्र में ये देखना पड़ेगा कि पुराने जमाने में जैसलमेर जैसा शहर, जहां 1500 ऊंट और 200 व्यापारी रोजाना काबुल, कंधार और काजिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार का व्यापार करते थे, उनको गढ़सी से ताल कैसे पानी पिलाता था? क्योंकि उस जमाने में इंजीनियरिंग और विज्ञान जो था, जिसको साइंस कहते हैं आप, वो साइंस विद सेंस थी, और जो इंजीनियरिंग थी उसके अंदर एक लोक विज्ञान का प्रभाव था। इसलिए दोनों मिल बैठ के तय कर लेते थे। इसलिए उन्होंने तय किया था कि जब हाथी के पैरों में पानी आ जाए तो 15 लीटर पानी प्रत्येक ऊंट और 10 लीटर प्रत्येक व्यापारी को पानी मिलेगा, और 365 दिन मिलेगा, जो भी उसके किनारे से जाते थे। तो एक तरफ जो
अनुशासित होकर उपयोग करना, उसका एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया था। इसके कारण हम लोग लंबे समय तक पानीदार रहे। और जब भी समाज अपनी धरती को, प्रकृति को देखकर पानी का काम करता है तो कम साधनों में भी पानीदार बना रहता है। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान तो इस भगवान का सौतेला बेटा है, वो मध्य प्रदेश की तरह लाडला बेटा नहीं है। तो सौतेले बेटों ने जरूर अपने बेपानी इलाके को पानीदार बना लिया। मैं कह सकता हूँ आज यहाँ खड़े होकर आपके इस भारत भवन में कि हमने राजस्थान के अंदर गंगा बेसिन में 9 मरी हुई सूखी नदियों को लोक ज्ञान से जिंदा किया, जिसमें हमने कभी एक इंजीनियर की नींव करने दी, जिसमें हमने कभी, और 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए हमारे 19 जिलों में। हमने एक भी कुआं आर्टिफिशियल रिचार्ज नहीं किया। केवल हमने जो धरती के अंदर का जो ज्ञान था, जो मैंने अनपढ़ लोगों से सीखा, उस ज्ञान को समझ के कहां पानी रोके कि धरती के पेट में चला जाए और सूरज चोरी ना कर सके। सूरज जो है ना वो बड़ा निर्दयी है और उसकी राजस्थान पर टेढ़ी नजर है। मध्य प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में उसकी ज्यादा टेढ़ी नजर रहती है, तो हमारे पानी को वो बहुत तेजी से उड़ाता है। तो हमारे सामने जो चैलेंज था वो तो सूरज की टेढ़ी नजर को ठीक करना था। हम लोगों ने टेढ़ी नजर को इतने अच्छे ढंग से ठीक कर लिया कि उसकी नजर ही ना लगी हमारे पानी को, और हमारा पानी बिल्कुल धरती के पेट में गया और भर के ऊपर आ गया और फाइनली हमारी नदी बहने लगी। तो यदि हम अभी भी भारत के ज्ञान तंत्र को और भारत के लोगों को पानी के काम में जोड़ दें तो थोड़ा पानी का एहसास कराना पड़ेगा लोगों को। पानी को ये लगने लगे कि पानी उनका है, तो इसलिए पानी के अधिकार की बात करनी पड़ेगी। हमने पानी के अधिकार की बात नहीं की। हमने, हमारे नेताओं ने क्या किया, उनको कहा कि पानी हम पिलाएंगे, तुम वोट दो और सो जाओ, बस मजा करो। जबकि भारत में आप ताज्जुब करेंगे शरद भाई, मैं पिछले 6 सालों से दुनिया देख रहा हूं, कुल 6 सालों से, जहां भी इन यूरोपियन का राज था, उन्होंने उन देशों का सारा पानी कंपनियों को दे दिया। जैसे सेनेगल में सरफेस का और अंडरग्राउंड दोनों लेवल का पानी स्वेज कंपनी को दे दिया। भारत का पानी वो किसी कंपनी को नहीं दे पाए। तो कभी हम सोचते हैं कि हमारा कितना ज्ञान की पकड़ थी और पानी के साथ क्या रिश्ता था कि वो गोरा जिसकी दराज में सूरज छिपता और निकलता ना हो, हर वक्त सूरज ही रहता हो, वो हमारे पानी को किसी कंपनी को नहीं दे पाया। क्योंकि हम पानी को रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, रिट्रीट, रिसाइकल एंड रिजुनेट दिस प्लैनेट बाय वाटर। इंडिया में 6 आर थे पानी के बारे में, जबकि दुनिया में केवल 3 आर हैं, रिट्रीट, रिसाइकल और रीयूज। इंडिया में है रेस्पेक्ट। जब भी हमारे घर कोई आता है तो हम एक गिलास पानी से उसका रेस्पेक्ट करते हैं। और हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कोई आदमी नहीं होता, हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है भगवान। और भगवान किसी मंदिर में नहीं रहता, वो सीमेंट में नहीं जाता, वो तो हमारे अंदर रहता है। और हमारा जो भगवान है वो है भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, वा से अग्नि और न से नीर। ये जो 5 महाभूत है, इस भगवान को जब तक भारतीय लोग जानते थे तब तक वो नीर, नारी और नदी का सम्मान करके पूरी दुनिया का नारायण बन गए थे, मतलब गुरु बन गए थे। अभी तो हम गुरु हैं नहीं पिछले 300 सालों से। तो इसका मतलब ये कि पानी की हमें समझ थी, इसलिए गुरु की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे देश के पानी को किसी विदेशी कंपनी को मालिक बना दे। इसलिए हमें अपने हेरिटेज को समझने की जरूरत है। यदि हम अपना हेरिटेज ठीक से समझने लगे तो जरा हिंदुस्तान, राजस्थान में देखिए कि राजस्थान के लोगों ने अपनी नदियों को कैसे जिंदा किया। ये नदी है, सड़क नहीं। जब काम नहीं हुआ था तो इस नदी के रास्ते लोग दिल्ली, बंबई से जयपुर जाते थे। अभी ये नदी बहती है, बस इतना फर्क हुआ कि अभी ये पहाड़ियां हरी हो गई और इस नदी पर कुल 600 स्ट्रक्चर्स बनी है और इसका कैचमेंट एरिया 450 स्क्वायर किलोमीटर है। तो संजय भाई मैं जल्दी खत्म करता हूं। बस आप यदि देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि नदी कैसे बदल ली लोगों ने, लोक ज्ञान से कैसे एक मरी हुई सूखी नदी दोबारा से बहने लगी। अब पूरे साल बहती है और ये दोनों फोटो फरवरी के हैं, 20 फरवरी के। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं, अभी तो खैर सरकार भी बोलने लगी। सरकार तो जब बोलती है ना, जब उसकी बोलती बंद होती है, वो बोलती जब ही है जब उसकी पहले कोई बोलती बंद करे। तो हमने सरकार की बोलती बंद की, तब अब सरकार बोलने लगी। हमारा जो
इसरो है, रिमोट सेंसिंग, वो कहता है इमेंस इंक्रीज इन वेजिटेशन इज क्लियरली इन दिस रीजन। इस इलाके में हरियाली बढ़ गई। अब जब हरियाली बढ़ गई तो बिना पानी के तो बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों, जैसे हमें बुखार चढ़ता है तो हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले पानी की पट्टी रखते हैं, फिर डॉक्टर को बुला के दवाई देते हैं, फिर आराम करते हैं। धरती को इस वक्त जो बुखार चढ़ा है उसके लिए भी 3 काम करने की जरूरत है। पहला है पानी की पट्टी रखना। हर जगह जहां पानी बह के मिट्टी को काटता जाता है वहां पर जोहर, तालाब, बांध, चेक डैम, एनीकट, जो भी कुछ जहां जैसे क्षेत्र है वैसे, और फिर उससे हरियाली बढ़ेगी। हरियाली बढ़ेगी तो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होगा और फिर जीवन ठीक से आएगा। इसलिए धरती का बुखार ठीक करने के लिए हमें जल्दी से ये समझना होगा, मध्य प्रदेश में यदि करना है तो लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न। सर, अभी मध्य प्रदेश का 70% पानी सिंचाई के लिए धरती से आता है। सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं? लगभग ठीक बोल रहा हूँ। चलिए, तो यदि इतना पानी हम धरती से निकाल रहे हैं खेती के लिए, तो खेती से धरती से कम पानी निकालना पड़ेगा। हमें डिस्चार्ज को रिचार्ज के बराबर बनाना पड़ेगा। यदि हमारा डिस्चार्ज बढ़ेगा और रिचार्ज नहीं बढ़ेगा तो हमारा फ्यूचर ठीक नहीं है। हमें डिस्चार्ज और रिचार्ज के रिलेशन को ठीक करने के लिए लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न, स्टॉप इरोजन एंड सिल्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, और ये सारा काम ऊपर से लेके नीचे नदी बेसिन के लेवल पे करना पड़ेगा। यदि आपके पीएचई डिपार्टमेंट को सस्टेनेबल होना है तो आप एक लाइन लिख दीजिए बस कि भैया हम पानी उतना निकालेंगे जितना हम डाल रहे हैं, तब तो हमारे पास पानी रहेगा। नहीं तो पीएचई केवल पानी निकालती जाएगी और डालेगी नहीं, तो फिर हमारा भविष्य खतरे में है। इसलिए हमें खतरे से बचना है तो हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, ये जो गांव है ये सब मिट्टी कट के चली जाती थी, इन्होंने केवल पानी को रोक दिया। अभी तो इतनी सब्जी होती है कि जब हमारे लोग जिन जयपुर के सेठों के यहाँ मजदूरी करने जाते थे, अब उन सेठों को मजदूरी देते हैं, और एक आध सेठ को नहीं, 32 ट्रक ऑपरेटर कंपनी हमारी सब्जियों को दिल्ली की आजादपुर मंडी में पहुंचाती है। राजस्थान के लोग बस इतना ख्याल रखते हैं कि जिसके यहाँ कल तक मजदूर थे अब उसको मालिक भी बनेंगे, हम मजदूरी हम देंगे। जब हमें मजदूर मालिक बनने का मौका आया तो उन्हीं को बुलाते हैं, हम दूसरे ट्रक ऑपरेटर नहीं बुलाए। गांव के लड़कों ने उन्हीं को बुलाया जिनके साथ वो पहले मजदूरी करते थे। तो ये जो हमारी, और हमने खेती में, आप देखेंगे हमारी खेती, हमने पेड़ नहीं कटने दिए। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सत्यानाश किया ना, वो हम नहीं करने वाले हैं। हमने खेती और पेड़ इन दोनों को साथ साथ रखा। इसलिए बस एक बात समझ लीजिए, एक 1.5 मिनट में खत्म करता हूं संजय भाई। ये जो रेड हीट है यहां से आती है सूरज से, ये रेड हीट समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करती है। सूरज से निकलने वाली गर्मी में कोई उस वक्त जब वो वहां से निकलती है तब गैस नहीं होती। उस हीट में गैस जब आती है वो जहां पड़ती है, यदि वो हरियाली के ऊपर पड़ती है तो उसमें जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें से ओ लेवल बढ़ जाता है। उस हीट में हीट होती है लेकिन गैसें भी आ जाती है। यदि वो हीट समुद्र के ऊपर पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके ब्लू हीट में चेंज होती है, उसको कहते हैं H2O। तो ये जो है बादल, ये अभी पानी देगा, लेकिन पानी कब देगा? जब ये ग्रीन हीट के ऊपर आएगा। बड़ा मेरिकल है इस नेचर में। 150 मीटर ऊपर पेड़ की पत्ती में बिना बिजली खर्च किए पानी पहुंच जाता है, और वो जब एटमॉस्फेयर में निकलता है तो उस वक्त उसके साथ O2 का लेवल ज्यादा होता है। जब वही पानी पेड़ों से निकलता है तो O2 होता है, और जब वो समुद्र से निकलता है तो H2O होता है। करेक्टर कैसे गर्मी बदलती है, और ये जैसे ही दोनों एक साथ मिले दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं। इनकी हीट भी और गर्मी भी दोनों एक साथ निकलती है, लेकिन एक साथ मिलने पर इसको हम बारिश कहते हैं। लेकिन एक और लाल गर्मी देख रहे हैं, ये मैनमेड गर्मी है, ये डेवलपमेंट की गर्मी है, हमारे डेवलपमेंट का डिजास्टर है ये। जब हमारे राजाओं को ये मालूम हो गया 1944 के आसपास कि भारत आजाद होने वाला है, तो हमारे राजाओं ने और लैंडलॉर्ड्स ने
अपने जंगल की देखभाल करना बंद कर दिया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन, वो सरकारी राष्ट्रीयकरण होने का उनको अंदाज था। और फिर आजादी के बाद बहुत जंगल कटे, माइनिंग बहुत हुई, आपने तो देखा मेरा इलाका पूरा नंगा हो गया। तो जब नंगा हुआ माइनिंग के कारण, तो जो सूरज से आने वाली गर्मी थी उस नंगी धरती पे पड़ी, तो हमारा टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ गया। तो ये रेड हीट है, और ये रेड हीट हमारे सारे बादलों को ऊपर उठा देती है। हमारे गांव की औरतें उस जमाने में गीत गाती थी, पता नहीं आपने सुना है नहीं जब आप गए थे। बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती। मैं तड़पती हूं तरसती हूं एक बूंद बादल से निकली पाने को, लेकिन वो निष्ठुर है, वो देता नहीं है पानी मुझे, रूठ कर जाता कहां है मैं नहीं जानती। अभी वही औरतें, गीत बदल गया 40 साल में। अभी क्या गाती हैं? अब बादल आता है मेरे गांव में, पर रूठता नहीं है वो, मैंने उसे पकड़ना सीख लिया है। अब वो बरस के जाता है, और जहां वो बरसता है मैं उसको पकड़ के अपनी धरती के पेट में बैठाती हूं, और फिर मेरे बेटा और मेरी बेटी गांव में आके खेती करते हैं। मेरे कुएं में पानी आ गया। अब जो मेरी बहू और बेटे के बीच झगड़ा था वो मिट गया, क्योंकि अब वो दोनों एक साथ रहने लगे। नहीं तो बहू सोचती थी ये दिल्ली में रहता है, मजदूरी करता है, पता नहीं कहां जाता होगा। दोनों के झगड़े थे, अभी मिट गए। तो जब पानी आता है तो झगड़े भी मिटते हैं, एक सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। तो जैसे ही हमारे कुओं में पानी आया, खेती में पानी आया, तो वैसे ही माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन होने लगा। और ये जो माइक्रो क्लाउड्स हैं, ये मैक्रो क्लाउड्स को बुलाने लगे। मैक्रो क्लाउड आते हैं अरेबियन सी से, और माइक्रो क्लाउड्स मेरे इलाके की वाटर बॉडी से बनते हैं। अब ये दोनों मिल गए, और ये दोनों मिलकर बरसने लगे। क्या हुआ? ये आखिरी स्लाइड है। दुनिया में आज सारी सरकारें, यूएन वगैरह वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है, पर उसका लोकल सॉल्यूशन हो सकता है, ये उदाहरण किसी के पास नहीं है। ये उदाहरण 40 साल का हमारे पास है कि हमने क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन कैसे किया। जैसे कुओं में पानी आया तो हरियाली आई, और लोग रिवर्स हुए, और लोगों ने आके अपनी जमीन पर खेती करनी शुरू की। तो ये है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। और जैसे रिफ्लेक्शन होके ऊपर जाने लगा, वो है मिटिगेशन। तो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन का जो एक 40 साल का टाइम टेस्टेड सक्सेस एग्जांपल हो सकता है, वो भारत में है। थैंक यू। आधी लाइन और बोलना चाहता हूँ, आधी लाइन। अभी बहुत मौका मिलेगा अभी। अच्छा ठीक है। मैं बीच में ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र सिंह जी ने एक बहुत बड़े जन आंदोलन को लीड किया है राजस्थान में, और जो भी समस्याएं या अवरोध या हर्डल्स दुनिया के किसी भी देश में या भारत के किसी भी राज्य में हैं, उन सभी हर्डल्स के बाद भी पानी को रोकने का और किसी जगह के पूरे इलाके को चेंज कर देने का, वाटर रिसोर्स या और भी जो नेचुरल रिसोर्स है उसका एक बहुत ही सफल उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार जोर से ताली बजा कर वैसे ये हमारे तालियों से बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये हमारा फर्ज है। मैं इसमें 2 बातें यहाँ बीच में जोड़ना चाहूँगा, इसके पहले कि कुछ और निष्कर्ष के रूप में आप कहें। किसी भी राज्य में जो पानी के सोर्स हैं वो सीमित हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एरिया है, और इसमें जितना भी रेनफॉल होता है वो 40 इंच है, 50 इंच है, या मिलीमीटर में कहें तो लगभग 1000 mm के आसपास है, 1100 mm तक भी जाता है कुछ एरिया में। उतना पानी हमें मिल रहा है, नेचर उतना पानी हमें मतलब हमें दे रही है। अब हम उसको कैसे मैनेज करें, ये हमारे लिए प्रश्न है कि हम उसको करते क्या हैं। तो हम पानी को इनकाउंटर करते हैं जब हम खेती करते हैं। यहाँ तो वैसे किसान कम है, लेकिन बहुत लोग हैं जो
या तो पहले खेती किए हैं या कम से कम करीब से देखे हैं उसको। तो जैसा आपने कहा, खेती हमारी आज की तारीख में मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में 85% पानी का हम यूज खेती में कर रहे हैं। इसे जानना जरूरी है, इनफैक्ट स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। और एजुकेशन में जो एक सबसे बड़ा गैप है वो ये है कि जो वर्तमान जो सिलेबस है CBSE, ICSE वगैरह वगैरह, ये लोगों को, बच्चों को खासकर लोकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ खास बता नहीं रही हैं। तो हमको बहुत सारा स्पेसिफिक ओशन का कोल्ड करंट और वार्म करंट पता है, पर ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में नदियाँ निकलती कहाँ से हैं। अगर बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, हिमालय पर्वत नहीं है, तो नदियाँ आती कहाँ से? नर्मदा कहाँ से निकलती है, सोन कहाँ से निकलता है, चंबल कैसे निकलती है, बेतवा कैसे निकलती है। तो कायदे से अगर नेचर से जोड़ना है तो बच्चों को या स्कूलों के माध्यम से इनको इन सब नदियों के उद्गम स्थल अगर दिखाना चाहिए कि इस कमरे से बहुत छोटी जगह से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिनमें थोड़ा भी फ्लड आता है तो पूरे के पूरे शहर घबरा जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा पटना में जब पानी भर गया था तो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सड़क पे खड़ा होना था सामान के साथ में, क्योंकि उस पूरे इलाके में पानी आप पंप से नहीं निकाल सकते। जब पूरा इलाका फ्लडेड हो तो आप पंप से पानी को बाहर नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो पानी नेचर हमें दे रहा है उसको हमें मैनेज करना है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा विषय है और उस पर दिन भर और कई दिनों तक बात हो सकती है, लेकिन हम लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में अपने प्रदेश या अपने देश के लिए जिस राज्य को नेचर ने जितना पानी दिया है उसको हम बेस्ट मैनेज कैसे करें, ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। और इसको फोकस में रख के यदि हम प्लान करेंगे पानी के मैनेजमेंट की, जिसमें ज़मीन के अंदर जाना, रिचार्जिंग वगैरह शामिल है, उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें खेती के लिए पानी का यूज और अन्य जो इंडस्ट्री, कमर्शियल और शहरों के पीने के, गांव के पीने के लिए यूज है, वो शामिल है। इंटरेस्टिंगली पीने के पानी की जो मात्रा है वो पूरी वाटर जो सिस्टम है उसका मुश्किल से 5% है, कहीं कहीं तो उससे भी कम है। लेकिन अगर आप अब एक और पक्ष से सोचें, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी का इतना लंबा इसमें अनुभव है कि मैं उस पर अभी कुछ और नहीं बात करूँगा, कि जो पानी की कीमत है उस पर लोग बात करने से संकोच करते हैं। हम एक बोतल पानी 10 रुपया, 15 रुपया और एयरपोर्ट के अंदर करीब 50 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन गाँव में, छोटे शहरों में नगर पालिका को महीने भर में, हो सकता है प्रबंधन में कमियां हों, पर रोज पानी मिलता है। घर की टंकी भरती है, 10-20 बाल्टी पानी भरता है, हम नहाते धोते हैं, संपन्न लोग अपनी कार भी धोते हैं, लॉन में भी लगाते हैं, पर 50 रुपया देने में हमको दिक्कत है। दिक्कत कैसे है? प्रमाण है इसका। किसी भी शहर में वाटर कलेक्शन एफिशिएंसी देख लीजिए, किसी भी गाँव में किसी पंचायत से पूछिए कि पानी का बिल कितने लोग भरते हैं। गैप कहाँ है ये आपको पता है, तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं और आज इस लिटफेस्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जब बात बाहर जाएगी तो हमको इस पर बातचीत करनी होगी आगे कि तो वो एक इशू है कि पानी के लिए हम मोबाइल के लिए 200 रुपया देंगे, टीवी देखने के लिए 300 रुपया देंगे, लेकिन 5 कप चाय के बराबर की कीमत महीने भर के पानी के यूज के लिए हम नहीं देना चाहते। तो जनता की मांग है कि इस पे कुछ आप नहीं, मैं चाह रहा था कि संजय जी आप शासन में हैं और वो बाहर हैं, कह रहे हैं आप कुछ प्रश्न पूछिए राजेंद्र सिंह। नॉर्मली लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, यहाँ उल्टा कर दिया जाए, सरकार लोगों से। संजय भाई का सवाल मैं समझ गया, उनके बिना पूछे समझ गया। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि देखो, यदि आपकी सरकार आपको मालिक बना के और आपके द्वारा पानी का प्रबंधन कर रही है, तो उसकी जो खर्चे हैं वो तो हमें उठाने ही चाहिए। यदि हम वो नहीं उठाएंगे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे मैंने संजय जी से कहा कि भाई आपका डिपार्टमेंट जो है जितना पानी धरती से निकालता है उतना धरती में डाले, तो ये नैतिक हक मुझे इसलिए है ये कहने का क्योंकि मैंने वो किया। इसीलिए यदि समाज अपनी जिम्मेदारी का रियलाइजेशन करे, एहसास करे कि भाई ये पानी तो हमारा है और हम अपने जीवन के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो ये पानी हमेशा बना रहे और अच्छी से बना रहे, इसलिए उसमें जो खर्चे हैं वो हम मिलजुल के उठाएं। ये इसी को कहते हैं कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट।
भाई यदि आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते तो आपके पास कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए, और सॉल्यूशन तो एकमात्र ये है, प्राइवेटाइजेशन की जगह कम्युनिटाइजेशन करने की जरूरत है। नहीं तो दोस्तों माफ करना, मैं यदि दुनिया के उदाहरण आपके सामने रखूं, फ्रांस की हालत देखें, आज फ्रांस के लोगों के पास अपने पानी के पैसे का बिल भरने की ताकत नहीं बची है, क्योंकि सबसे पहले वो देश था जिसने पानी का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। मासे शहर है जहां से उन्होंने सबसे पहले पानी का प्राइवेटाइजेशन का शुरू किया था, और चूंकि इतनी कीमत उसकी बढ़ गई है, ये भारत देश जो है ना, ये सचमुच अद्भुत देश है। इस अद्भुत देश को यदि टिका के रखना है तो फिर ताकत अपने हाथ में रखनी होगी। यदि आपने पानी को अंग्रेजों से बचा के रखा, कि अंग्रेजी काल में आपका पानी, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने देश की कंपनी को दे दे। ये बात मैं पहले नहीं जानता था जब तक मैंने अफ्रीका के देश नहीं देखे थे। ये बात मैं पहले नहीं जानता था जब तक मैंने मिडिल ईस्ट के देश देखे नहीं थे कि उनकी हालत क्या हुई पानी को लेके। इसलिए हमें पानीदार बनना है। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जिम्मेदारी के बिना हमारे में इस आपको बताता हूँ, बहुत रोचक आंकड़ा है ये। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, वेस्टर्न यूरोप में और यूएस के कुछ शहरों में पानी का बिल और बिजली का बिल लगभग बराबर आता है। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ये। हमारे यहाँ पानी का बिल और बिजली के बिल में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक का अंतर है। मेरे घर का बिजली का बिल अलग अलग साल के महीनों में 4000 से 9000 रुपये तक आता है। पानी का बिल मेरा 180 रुपये आता है। जी हाँ, जी अभी 2-4 मिनट में हम अभी ओपन करने जा रहे हैं, आप लोग के इशू लेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि पानी को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं, पानी की कद्र करते हैं, तो ये उसके मूल्य में भी किसी न किसी रूप में परिलक्षित होना चाहिए। और इसमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन, टैरिफ स्ट्रक्चर, गरीबों के लिए वगैरह वगैरह, ये सब कुछ प्लान किया जा सकता है। लेकिन समाज का बहुत बड़ा वर्ग जितना कीमत देना चाहिए उतना कीमत नहीं देता है। और इसमें ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायतें, नगर पालिकाएं इस जिम्मेदारी से आंख चुरा रही हैं। ये एक समस्या है, इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आंख चुराने से समस्या खत्म नहीं होगी। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी पंचायतें हैं और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको हम तीसरी सरकार कहते हैं। पहली सरकार भारत सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी हमारी पंचायतें और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सबसे बड़ा जो सिस्टम है, सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो तीसरी सरकार में है। लेकिन तीसरी सरकार ने आजादी के बाद जितना गैर जिम्मेदाराना तरीके से पानी का प्रबंधन किया, इतना और कोई नहीं हुआ। असल में ये जो मिस्टेक है, ये जो गलती है, ये वहां गलती क्या है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो वोट मांगते वक्त ये कह देते हैं कि हम फ्री पानी पिलाएंगे। तो फ्री पानी, यार तुम कोई नेता कोई पानी बनाता है क्या जो फ्री पानी दे देगा? तो ये जो उनके वायदे हैं, उस वायदों के कारण वो आंख चुराते हैं, फिर वो पैसा भरते नहीं। तो हमें कुछ थोड़ी उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक करना पड़ेगा कि भैया बिना जिम्मेदारी के ये काम टिकेगा नहीं। मैं आपको एक बड़ा अजीब सा शब्द है सनातन। ये जो सनातन शब्द है, इसको लोग धार्मिक शब्द मानते हैं, पर ये सचमुच धार्मिक शब्द नहीं है। इसका जो सही अर्थ है वो ये है, सदैव नित्य नूतन निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसको सनातन बोलते हैं, जो कभी मरती नहीं है, जिसका कभी अंत नहीं होता। तो ये जो पानी है, इसके लिए हमें एक सनातन प्रक्रिया चाहिए, और सनातन प्रक्रिया होगी कि भाई जितना उसके मैनेजमेंट में आपके घर तक आने में लग रहा है, उसको पीने के लायक बनाने में लग रहा है, वो जिम्मेदारी हम मिलके बांटे, और उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उस सारे परिवर्तनों को हम आगे लेके जाएं, तभी हम। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पानी क्या सनातन सोर्स है क्या? अंग्रेजी में पानी को सोर्स के रूप में यूज किया जा रहा है या बताया जा रहा है, पानी सनातन है। एक बात समझ लो कि पानी जो है ना, अभी आपको मैंने कुछ स्लाइड दिखाई, आखिर की 9 स्लाइड। पानी बनाने का काम कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई प्रकृति भी अकेली नहीं कर सकती। कौन करेगा? उसकी एक प्रोसेस है। वो पानी समुद्र में इकट्ठा होता है,
और फिर समुद्र से सूरज उसको एवोपरेट करके, ट्रांसओपरेट करके, और फिर वो वहीं बरसता है जहां हरियाली होती है। वो यदि तुम धरती यहाँ नंगी कर दोगे, यहाँ नहीं बरसेगा। राजेंद्र जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ, उसके हिसाब से पानी में ही लाइफ की ओरिजिन हुई है, और देयरफॉर पानी नहीं होगा तो कोई भी प्रकार का लाइफ फॉर्म एज वी नो इट, जो इस प्लैनेट पे, इस सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। So the answer to the question whether water is required is very simple. If there is no water, there can be no life as we know it. I mean, there could be some other form of life which we don't not aware of. My question was, it is an infinite source. Yes or no? No, it is not infinite. It is measurable, it is quantified, and good quality water, usable water is very limited in nature. Now you can take questions. I think so. जो प्रश्न किया, धरती पे जितना पानी शुरू में पैदा हुआ वो आज भी उतना ही है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन हुआ है तो उसके स्थानों में हुआ है, कभी वो पोलर रीजन में ज़्यादा जमा हुआ है, कभी समुद्र में ज़्यादा जमा हुआ है, लेकिन टोटल क्वांटिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रही है। भले आबादी चाहे वो जीव जंतुओं की हो, पशुओं की हो, चाहे वृक्षों की हो, वो भले बदलती रही हो, लेकिन प्रकृति ने कभी पानी की मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं किया। ये साइंटिफिक फैक्ट है। इसमें मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन। पानी की क्वांटिटी में कमी नहीं हुई है, लेकिन क्वालिटी में जो है दिन बर दिन चेंज होता है और स्थान स्थान पर चेंज होता है, और वो क्वालिटी का जो चेंज है वही हमारे लिए डेट्रीमेंटल है। एक क्वेश्चन मैडम पूछना चाह रही थी। मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि वाटर टैक्स वॉट एवर इट इज देना चाहिए, पर आपने ये भी सोचा कि वाटर टैक्स के अलावा और कितना हम टैक्स दे रहे हैं, उसका सही अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट देती है या नहीं? नहीं, पहले तो ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, उतना हमको पे करना चाहिए ब्रॉडली, बट considering the economic status of different sections of society, some cross subsidy, internal cross subsidy can be designed, which is an economic issue, we can separately discuss. लेकिन पर से कोई भी चीज अगर फ्री नहीं पैदा होती है तो फ्री उसको दी नहीं जा सकती है, ये मोटी बात। पहला, दूसरा, पानी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, इसको शो करने का एक तरीका है कि हम उसके लिए 2 रुपया देने को तैयार हैं। अच्छा, एक चीज और कि why we are against building dams, because dams has been a part of human history right since the inception of civilization. So why we are so much against having dams, building dams? आप जवाब देंगे या मैं सर आप बोलना चाहेंगे? देखिए, ये डिबेट है जो बहुत सालों से दुनिया के अलग अलग से चलता रहता है। दुनिया के हर कोने में हमेशा डैम्स है, हमारे यहाँ तो इतना उसके मुखालिफत करते हैं। बड़े डैम के ऊपर आपकी वो है इशू है, उसी पर बात करें। अलग अलग तरह के डैम्स होते हैं, अलग अलग तरह के रेजर्वायर्स होते हैं। तालाब से तो कोई दिक्कत नहीं? मेरे को पर्सनली तो पानी की बिल्कुल दिक्कत नहीं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग। देखो, यदि केवल टॉकिंग करनी हो तो जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना हूं कि पानी को मैंने 11,800 डैम बनाए, मेरे डैम का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरे डैम ने लोगों ने फ्री में मेहनत की, पैसा दिया, लोगों ने पैसा देके बनाए, उन्हीं के पैसे से बने। मैंने कभी एक सरकार से पैसा नहीं लिया, 11,800 बने। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो डैम बना रहे हैं वो किस साइंस के साथ बना रहे हैं। यदि आपकी डैमिंग साइंस विद साइंस है तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि वहां से लोग डिस्प्लेस ना हो, वहां कोई बड़ा भारी डिस्ट्रक्शन ना हो और उसके कारण डिजास्टर ना आता हो। तो जब भी डैम डिस्ट्रक्शन डिस्प्लेसमेंट फ्री होते हैं, डिजास्टर फ्री होते हैं, कोई विरोध नहीं करता। It's a question of management, that is all. मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि 2015 से पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था कि ये जो पानी है ये क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है। क्या बात करते थे वो? केवल गैस की बात करते थे,
पूरी दुनिया में गैसों के बारे में था कि भाई ये जो ओजोन लेयर है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो केवल गैसों के कारण हो रहा है। हम लोगों ने पहली बार पेरिस में जाके 2012 में डिबेट शुरू की कि यार देखो ये गैसेस की बात छोड़ो, ये थोड़ा सा प्रभाव है, लेकिन ये जो पूरी क्लाइमेट है ये तो पानी के बिना बनती भी नहीं है, चलती भी नहीं है। जो लाइफ को बनाता हो उस लाइफ के बिना तो क्लाइमेट की बात ही करना नहीं मानी है। तो हमने पहली बार फाइनली ये कहा कि वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। जो पानी है वो पूरे परिवेश को प्रभावित करता है। और ये तो मेरी बहन जी का सवाल है, ये उससे बहुत जुड़ा हुआ सवाल है कि एक डैम क्लाइमेट पर क्या असर करता है, एक डैम क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो सब सवाल है। लेकिन उन सवालों को यदि दुनिया के संदर्भ में समझना है तो आपको अब ये समझना होगा कि पानी ही सब कुछ है। वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। इसी से लाइफ शुरू होती है और इसी से लाइफ खत्म होती है। इसलिए इसको हम दोबारा से यदि ठीक करना चाहते हैं तो वी स्टार्ट टुडे विद रेस्पेक्ट ऑफ वाटर एंड रिड्यूस यूज ऑफ वाटर। एक पॉइंट जो हमारे साथ ध्यान में अभी नहीं है तो मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस प्लैनेट पे इतनी बड़ी संख्या में हाई कंजम्पशन लाइफ फॉर्म पहले नहीं थी, मतलब इतने इंसान पहले नहीं थे। बाकी जो एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, किसी की डाइट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, किसी की नीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। मतलब जितने भी प्रकार के जितने फैमिलीज ऑफ स्पीसीज हैं, केवल इंसानों ने अपनी नीड को कई गुना बढ़ाया है और इंसानों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है। अगेन यू गो बैक टू एवोल्यूशन एंड जो भी अलग अलग ईरा आया अर्थ पे, तो 700 करोड़ से अधिक आदमी, और हर आदमी आज से 100 साल पहले जितना कंज्यूम करता था उसका अभी 10 से 20 गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, इन डिफरेंट फॉर्म। दिखता नहीं है हमें, पर डिफरेंट फॉर्म में हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्या हमारी नेचर उतना रिसोर्स देने के लिए सक्षम है? और नहीं तो हमें इसीलिए बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग हाई कंजम्पशन स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ा साइंस है, इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। Yes, next question please. संजय शुक्ला जी ने जो मीटरिंग की बात की, प्राइसिंग की बात की, और कुछ हद तक राजेंद्र जी ने उस चीज़ को स्वीकारा भी है। मौलिक प्रश्न ये है, जो कि सभी मानते हैं, कि पानी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, सीमित है। Therefore, the scarce nature of the commodity has to be reflected by putting a price on it. ये समाज की भी और प्रशासन की दोनों की आवश्यकता है कि साथ मिलकर चलें। आज से करीब 10-15 वर्ष पूर्व चीन में कृषि के क्षेत्र में उन्होंने मीटरिंग इंट्रोड्यूस की थी। बेहिसाब कंजम्पशन था पानी का, और उसके फलस्वरूप, एक छोटा सा उदाहरण है ये, उसके फलस्वरूप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उनका पानी का कंजम्पशन 30% रिड्यूस हो गया। That's all I want to say. Thank you. नमस्कार सर, एक मेरा क्वेश्चन है। नमस्कार श्रीधर सर। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर कि आपने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है हमारे पानी का, तो ये जो जितनी भी पेस्टिसाइड्स कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो ये लोग अपने उत्पाद लेकर आए हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि पानी की जो डिमांड है फसलों में और पूरी ज़मीन में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन पेस्टिसाइड्स को, और ये जो नया पैटर्न आया है एग्रीकल्चर का, इसमें क्या कोई चेंज करके और हम अपनी प्रोडक्टिविटी और सारी चीज़ें भी मेंटेन कर सकें? और मेरा दूसरा सर क्वेश्चन ये है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वुड लाइक टू कीप यू लिमिटेड टू जस्ट वन क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बस एक सजेशन है सर कि ये पानी कंजम्पशन की जो बात है सर, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि पानी बचे, पर इस समय जो है
सबसे एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सर, आरओ का। हर घर में आजकल एक ट्रेंड है कि आरओ के बिना मतलब कि साफ पानी हर इंसान पीना चाहता है, पर एक गिलास आरओ का साफ पानी निकलने जो हमारा हम यूज के लिए लेते हैं वो कितना पानी जो है वेस्ट करता है। तो क्या हम इसके लिए कितनी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि उसके ऊपर सर क्या काम हो रहा है सर, ये जानना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका पहले सेकंड क्वेश्चन का उत्तर ओके सर, थैंक यू। आसान है देना कि आरओ और इस तरह के जो प्रोडक्ट बढ़े हैं ये तो मार्केटिंग का पूरा गिमिक है, लेकिन वाटर सप्लाइंग एजेंसी के द्वारा सही क्वालिटी का पानी नहीं दिया जाना इनके मार्केटिंग गिमिक को सपोर्ट करता है। मतलब अगर हम अच्छा पानी देते, अगर हमारा टैप पानी पीने के लायक होता, कुछ साल पहले तक हम लोग जब स्टूडेंट थे रेलवे स्टेशन पे हम लोग हाथ लगा के पानी पीते थे 80s में और अर्ली 90s में, और कभी किसी को नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। अब अगर वो टैप है भी तो कोई बच्चा उसमें पानी नहीं पीता, क्योंकि वो यही देख रहा है, घर में यही सुन रहा है, टीवी में यही चल रहा है, अखबार में यही है। और ये कंपनियां बुरी तरह से डराती हैं, छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया के बड़े बड़े डरावने फोटो, मतलब डायनासोर टाइप की फोटो दिखा देती हैं कि ये बैक्टीरिया आपको मार डालते हैं, तो ये तो चलेगा। आदमी की ग्रीड के ऊपर अभी कोई डेवलप साइंस पूरा हो नहीं पाया ठीक से मैनेज करने वाला। खेती की जहाँ तक आपने बात की कि एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड, बड़ा सिंपल से इसका आंसर है, हर आदमी जिस भी स्टेटस में है उसे इम्प्रूव करना चाहता है। तो इवन विदाउट बीइंग ग्रीडी वो अपना उत्पादन बढ़ाना चाहेगा, जो एरिया उसका नॉन कल्टिवेबल है उसको कल्टिवेबल बनाना चाहेगा। इसमें ज्ञान का अभाव बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बहुत तेजी से बढ़े। अभी पंजाब से एक बताते हैं, कोई टीवी पे आया था, कोई कैंसर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलने लगी है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज हो रहा है पेस्टिसाइड और केमिकल्स कि लोगों को कैंसर होने लगा है बहुत ज़्यादा। ऐसे भी अकरेंस रेट बढ़ा है कैंसर का। तो वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए बिकनी शुरू हो गई है, क्योंकि फिर से वही मार्केटिंग, वही आदमी का ग्रीड, वही सब आ गया। तो ये विशियस साइकिल है, इसका उत्तर बड़े बड़े ऋषि मुनि ढूंढ नहीं पाए, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ढूंढते रहेंगे इसको। प्रश्न ये है कि जो मेहरा सर ने कहा कि हम पानी के प्रबंधन पे ध्यान दें। अब सर मैं आपकी बात का एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको काउंटर नहीं कर रहा। चाइना में ये करना आसान था, इंडिया में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। तेलंगाना और आंध्रा ने अभी ये कहा कि हम 24 घंटे खेती के लिए बिजली देंगे और फ्री देंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। तो वहाँ किसान थोड़ा बहुत जो कम से कम घंटे देख करके चलाता था वो भी बंद हो गया है। खेती के पंपों में ऑन स्विच तक नहीं है, मतलब स्टार्टर और स्विच नहीं है, बिजली आती है और पंप शुरू हो जाते हैं। फ्लड इरिगेशन से बर्बाद हो रहा है पानी। एट द सेम टाइम ज़्यादा पानी कई बार फसल को खराब भी करता है, वो भी हो रहा है, वाटर लॉगिंग भी हो रही है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, इसलिए अंत में जाके बात होती है कि अगर समाज जागरूक होगा तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं समाज के, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, नेता, ये सब समाज के ही इंस्ट्रूमेंट हैं, ये भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एट द सेम टाइम जो लीडर्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि इन सारे कंसर्न को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने राइट टू वाटर एक्ट पे काम शुरू किया है। अभी राजेंद्र जी भी उसमें हमारे एक सम्मानित मेंबर हैं जो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ड्राफ्ट हम लोगों ने जून में बना लिया था। फिर मिही साहब जी और बहुत सारे जो पानी के क्षेत्र में काम किए हैं, अनुभव रखते हैं या नॉलेज रखते हैं, वे सब लोग मिल के बैठ के काम कर रहे हैं। अभी इसी 12 तारीख को हम लोग, जो कि शायद परसों ही हैं, हम लोग फिर उस पर बात करने वाले हैं। और राइट टू वाटर मध्य प्रदेश एक बिल के रूप में ला रहा है, जिसमें इसको समेकित रूप से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू। I believe that marks the end of a beautiful discussion. Sir, I'm sorry, sir, we are running out of time. We have to. एक सजेशन बोल रहा था आरओ के बारे में। इन्होंने जैसा कहा, मैं जैसे घर पे अपने घर पे भी करता हूँ कि जो वेस्ट वाटर की नली है वो एक दूसरी बाल्टी में पानी इकट्ठा करता हूँ, और जो दूसरा पानी है वो पीने का, जो वेस्ट वाटर है उससे घर के पोंछे और बर्तन साफ किए जाते हैं, उस पानी को जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके का कंसेप्ट भी जो है हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। Definitely we can. एक सर जवाब, Last one, please, last one. अभी IMD ने अपनी रिपोर्ट जारी की 2-3 दिन पहले, जो क्लाइमेट चेंज पर, उसमें उन्होंने कोट किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है 2019 में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, और भारत का जो है
0.36 डिग्री सेल्सियस ही Sir, बढ़ा। please keep your question मैं सिर्फ precise. ये जानना चाहता हूँ कि ये अपने आप हो अब ये इसका मतलब है कि भारत में कुछ अच्छा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के लेवल कि अपने आप हुआ है या हम भारतीयों ने कुछ करा भी है? So I would request the answer to be precise as well. मैं एक लाइन बता दूं या रेनफॉल के बारे में, तो साथ में एक लाइन आती है कि 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, 75 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। मतलब ये पहले दिन हो चुका है या पहले कहीं से ज़्यादा या कम था। पॉइंट ये है कि अर्थ के लाइफ में हमारा नॉलेज का स्पैन इतना छोटा है कि हम बहुत सारे निष्कर्ष अभी जल्दीबाजी में ना निकालें। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा विषय है। पॉइंट केवल ये है कि हम जो खुद डैमेज कर रहे हैं वो डैमेज ना करें, लेकिन हम बहुत सारा निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि सन और अर्थ का रिलेशनशिप, हमारा जो मोशन है, वो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जो हमारी नॉलेज के बियॉन्ड हैं। भी हम लोग अपने कामों से, अपने एक्शन से किसी चीज को डैमेज ना करें, ये लिमिटेड बात हो रही है। Okay, thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Now